नमस्कार। आज हम एक ऐसे घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं जो शायद पहली नज़र में सामान्य लगे, लेकिन जिसकी परतें काफ़ी गहरी हैं। हाँ। मेरा मतलब है अमेरिकी सेना की बांग्लादेश में बढ़ती मौजूदगी। हाँ। हाल ही में अमेरिकी सैनिक साजो सामान के साथ चिटागोंग पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये महज एक रूटीन सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक कहानी छिपी है। बिल्कुल। और इसका भारत और म्यांमार जैसे पड़ोसियों के लिए क्या मतलब हो सकता है। चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, बांग्लादेश की लोकेशन ही उसे बेहद अहम बना देती है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ म्यांमार और साथ ही बंगाल की खाड़ी पर उसकी जो रणनीतिक पकड़ है। और पिछले कुछ महीनों में वहां जो बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं, जैसे शेख हसीना का जाना और मोहम्मद यूनुस का सत्ता में आना। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, वो इस घटना को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसे अमेरिका की जो बड़ी इंडो पैसिफिक रणनीति है और चीन के साथ उसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उस चश्मे से देखना जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इस बड़ी वैश्विक बिसात का एक अहम मोहरा बनता जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या है असल में। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, हाँ, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, हाँ, वो सैनिकों को लेकर जापान के योकोटा एयरबेस से उड़ा और सीधे बांग्लादेश के चिट्टागोंग, वहां शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ये कोई आम पैसेंजर फ्लाइट तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, योकोटा एयरबेस का जिक्र भी अहम है। ये जापान में अमेरिका के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन और संचालन का ये एक प्रमुख केंद्र है। अच्छा। आप सोचिए, दुनिया भर में करीब 80 देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और जापान में तो उसकी मौजूदगी काफी बड़ी है। हजारों सैनिक वहां तैनात हैं। तो वहां से इस विमान का सीधे चिट्टागोंग आना ये दिखाता है कि एक सोची समझी सुनियोजित चाल है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। और चिट्टागोंग की लोकेशन, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, वो भी खास है। हाँ। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा के काफी पास है और दूसरी तरफ म्यांमार से सटा हुआ है। सही। यानी ये सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं रह जाता, ये पूरे इलाके के लिए एक संवेदनशील जगह है। सही कहा। अब अमेरिकी पक्ष क्या कह रहा है? उनका कहना है कि ये सैनिक सैन्य अभ्यास के लिए आए हैं। इस दौरान बांग्लादेश में अमेरिका के 2 अभ्यास जो है वो चर्चा में है। एक है पैसिफिक एंगल 25 जो अभी चल रहा है, और दूसरा था टाइगर लाइटनिंग 25 जो अभी पिछले महीने ही खत्म हुआ है। अच्छा, तो ये 2 अभ्यास हुए हाल में। हाँ। इन अभ्यासों के बारे में थोड़ा और बताइए, खासकर ये पैसिफिक एंगल 25 जिसके लिए ताज़ा खेप आई है। हाँ। इसका क्या मकसद बताया जा रहा है ऑफिशियली? देखिए, पैसिफिक एंगल 25 को अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक कमांड की एक महत्वपूर्ण गतिविधि बता रहा है। इसका जो घोषित उद्देश्य है वो है मानवीय सहायता और आपदा राहत, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसे HADR कहते हैं। HADR, हाँ। तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई बंगाल की खाड़ी में सितंबर अक्टूबर के महीने में साइक्लोन, मतलब चक्रवाती तूफानों का खतरा रहता है। बिल्कुल। तो ये अभ्यास एक तरह से आपदाओं से निपटने की साझा तैयारी का हिस्सा है। ये अभ्यास 15 सितंबर से चिट्टागोंग में शुरू हुआ है और इसमें जहां तक जानकारी है, बांग्लादेशी सेना के करीब 150 जवान हैं और अमेरिकी वायु सेना के 92 सदस्य। अमेरिका इसे क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग बढ़ाने वाला कदम बता रहा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? अक्सर ऐसे अभ्यासों के पीछे कुछ रणनीतिक मंशाएं भी छिपी होती हैं, खासकर तब जब हम बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को इसके साथ जोड़कर देखें। यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल हो जाता है। ये सारी गतिविधियां उस बैकग्राउंड में हो रही हैं जब बांग्लादेश में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। हाँ। शेख हसीना की लंबी सरकार का अंत हुआ और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। और इस बदलाव के पीछे अमेरिका की भूमिका को लेकर काफी अटकलें थीं। हाँ, वो तो थी। शेख हसीना ने तो खुलकर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन आइलैंड पर बेस बनाने की इजाजत मांगी थी। वो चिट्टागोंग के पास एक छोटा लेकिन रणनीतिक द्वीप है। बिल्कुल। और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई, ऐसा उनका कहना था। बिल्कुल, शेख हसीना का यही दावा था। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका इस द्वीप का इस्तेमाल सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों, खासकर भारत और म्यांमार पर निगरानी रखने के लिए करना चाहता था।
उन्होंने इसे देश की संप्रभुता से समझौता करने जैसा बताया था। और उनके इनकार के बाद ही वो सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए थे और आखिरकार उन्हें जाना पड़ा। हाँ, टाइमिंग तो यही इशारा करती है। अब ये आरोप कितने सही हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन परिस्थितियां तो यही बताती हैं। और फिर मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए। उन्हें अक्सर पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका का पसंदीदा माना जाता रहा है। सही। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि यूनुस ने सत्ता में आने के बाद शुरुआत में ट्रंप को भी धन्यवाद दिया था। हाँ, वो टैरिफ वाले मामले में। हाँ, जब बांग्लादेशी निर्यात पर लगे कुछ शुल्कों में रियायत मिली थी। हाँ, सही कहा। यूनुस की छवि एक पश्चिम समर्थक नेता की रही है। बाइडेन प्रशासन से भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं और उनके आने के बाद अमेरिका बांग्लादेश रिश्तों में एक नई गर्मजोशी दिख रही है, ये तो साफ है। अब देखिए, ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में बांग्लादेशी गारमेंट्स जैसे सामानों पर काफी ज्यादा, करीब 35% तक टैरिफ लगा दिया था। हाँ, बहुत ज्यादा था वो। अब यूनुस सरकार के आने के बाद इसे घटाकर करीब 20% कर दिया गया है। और इसकी तुलना अगर भारत से करें तो भारत के कुछ सामानों पर अमेरिका में अभी भी लगभग 50% तक टैरिफ लगता है। तो बांग्लादेश को व्यापार के मोर्चे पर तो स्पष्ट फायदा मिला है। यानी एक तरफ टैरिफ में कमी और दूसरी तरफ पिछले 2 महीनों में 2 बड़े सैन्य अभ्यास, पहले टाइगर लाइटनिंग 25 और अब ये पैसिफिक एंगल 25। ये महज संयोग तो नहीं लगता? क्या अमेरिका इसके जरिए बांग्लादेश को अपनी तरफ खींच रहा है? करीब $10 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। इसमें से बांग्लादेश अमेरिका को लगभग $8 बिलियन का निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से केवल $2 बिलियन का आयात करता है। यानी करीब $6 बिलियन का ट्रेड सरप्लस बांग्लादेश के पक्ष में। हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश के पक्ष में करीब $6 बिलियन का बड़ा व्यापार अधिशेष है। तो क्या यह मुमकिन है कि अमेरिका इन रियायतों और सैन्य सहयोग के बदले में इस व्यापार घाटे को कम करना चाहता हो? शायद अपने हथियार, एयरक्राफ्ट या दूसरी चीजें बेचकर? ये अमेरिका की जानी मानी रणनीति है। वो अक्सर उन देशों पर दबाव डालता है जिनके साथ उसका बड़ा व्यापार घाटा होता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब बांग्लादेश को अपने सैन्य परिवहन विमान बेचने में रुचि दिखा रहा है और LNG भी। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करना, ये अमेरिका की विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। वो इस $6 बिलियन के घाटे को कम करने के तरीके तो ढूंढेगा ही, और सैन्य बिक्री एक आसान रास्ता हो सकता है। चलिए अब इस पूरे मामले के भू राजनीतिक पहलू पर आते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे? आखिर अमेरिका के लिए बांग्लादेश इतना अहम क्यों हो गया है अचानक? आपने चिट्टागोंग और सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन की बात की थी। हाँ, जहां से बंगाल की खाड़ी, भारत का नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार सब पर नजर रखी जा सकती है। हाँ, और ये सीधे तौर पर अमेरिका की जो बड़ी इंडो पैसिफिक रणनीति है उससे जुड़ता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। काउंटर चाइना। हाँ, बिल्कुल। और बंगाल की खाड़ी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन यहाँ अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। उसका वो महत्वाकांक्षी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC प्रस्तावित है। हाँ, सुना उसके बारे में। जो चीन के यूनान प्रांत को सीधे बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा और साथ ही चीन की नौसेना प्लेन, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। 300 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं शायद उनके पास। हाँ, करीब वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी गश्त और प्रभाव लगातार बढ़ा रही है। तो क्या अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए इस इलाके में एक भरोसेमंद साथी या सैन्य अड्डे की जरूरत महसूस हो रही है? भारत तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत किसी को अपना बेस इस्तेमाल करने नहीं देगा, ये तो साफ है। बिल्कुल, भारत किसी भी सैन्य गुटबाजी से दूर रहता है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखता है। श्रीलंका में भी चीन का प्रभाव बढ़ा है। हम्बनटोटा बंदरगाह का मामला सबको पता है। हाँ। मालदीव में भी चीन समर्थक सरकारें आती जाती रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका के लिए विकल्प सीमित थे। म्यांमार एक संभावित विकल्प हो सकता था, लेकिन वहां लंबे समय तक सैन्य शासन रहा, लोकतंत्र की कमी रही। तो अमेरिका ने उस पर कड़ी प्रतिबंध लगा रखे थे। हाँ, कड़े प्रतिबंध थे। लेकिन हाल ही में तो इसमें एक बड़ा यूटर्न आया है। खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने वापसी के संकेत देते हुए म्यांमार की सैन्य सरकार, जिसे जुंटा कहते हैं, हाँ जुंटा, उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये तो काफी शौकाने वाला है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा लोकतंत्र की बात करता है। ये वाकई एक बड़ा नीतिगत बदलाव है और इसके पीछे ठोस कारण नजर आते हैं। पहला, अमेरिका को डर था कि म्यांमार पूरी तरह से चीन और रूस के पाले में जा रहा है। अच्छा। चीन का CMEC प्रोजेक्ट और रूस से हथियारों की खरीद, ये सब इसके संकेत थे।
अमेरिका को लगा कि अगर म्यांमार पर प्रतिबंध जारी रहे तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा और बंगाल की खाड़ी में चीन का दबदबा और बढ़ जाएगा। इसलिए म्यांमार को चीन रूस की धुरी से दूर खींचने के लिए प्रतिबंधों में ढील देना जरूरी समझा गया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? कोई और वजह? दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये क्या होता है? ये वो खास खनिज तत्व हैं जो आज की हाईटेक दुनिया के लिए समझिए रीढ़ की हड्डी हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम, रडार, सब में इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये इतने जरूरी है? बहुत जरूरी। और अभी दुनिया में इनके उत्पादन और प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग एकाधिकार है। अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसके कारण अमेरिका अपनी इस निर्भरता को कम करने के लिए बेताब है। वो दुनिया भर में रेयर अर्थ के वैकल्पिक स्रोत तलाश रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि यूक्रेन युद्ध के पीछे भी एक कारण वहाँ मौजूद ऐसे ही खनिज थे। म्यांमार में भी ऐसे महत्वपूर्ण भंडार होने की पुष्टि हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत भी म्यांमार के इन खनिजों में रुचि दिखा रहा है। दूसरा, वो रेयर अर्थ मिनरल्स तक अपनी पहुंच बनाना। ऐसा ही लगता है ये अमेरिका की, कह सकते हैं, यथार्थवादी या रियलिस्ट विदेश नीति का उदाहरण है, जहां मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे कई बार राष्ट्रीय हितों के सामने गौण हो जाते हैं। ट्रम्प प्रशासन ने म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रति नरमी दिखानी शुरू की। हालांकि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई, लेकिन अमेरिका अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने म्यांमार को साधने की कोशिशों के साथ साथ बांग्लादेश पर भी ध्यान केंद्रित किया। शायद मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश एक ज्यादा आसान लक्ष्य नजर आया जहां अमेरिका अपनी पैठ जल्दी बना सकता था। और वो सेंट मार्टिन आइलैंड की चाहत तो पहले से थी ही। ये पूरी तस्वीर तो काफी जटिल है वाकई। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? हमारे इतने करीब चिट्टागोंग में अमेरिकी सेना की बढ़ती गतिविधियां और प्रभाव ये भारत के हितों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? खासकर चिट्टागोंग बंदरगाह, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए एक अहम कड़ी बनने वाला है। निश्चित रूप से ये भारत के लिए गहरी चिंता और सावधानी का विषय है। अगर चिट्टागोंग में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति या प्रभाव स्थायी रूप लेता है तो भविष्य में ये भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए। अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगियों पर अपने रणनीतिक हितों के अनुसार दबाव बनाता है। कल को अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होते हैं तो क्या बांग्लादेश पर अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है? ये एक गंभीर सवाल है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पैसिफिक एंगल जैसे मानवीय सहायता अभ्यास से इतनी चिंता क्यों? अमेरिका ने हाल ही में श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही अभ्यास किया था और उसमें तो भारत भी शामिल हुआ था। देखिए, HADR अभ्यास अपने आप में उतने खतरनाक नहीं लगते। ये देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और सॉफ्ट पावर दिखाने का एक तरीका है कि देखो, हम जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार हैं। हाँ, एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश। बिल्कुल। भारत भी इस बात को समझता है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सकारात्मक छवि बनाना चाहता है। चिंता का मुख्य कारण है इन अभ्यासों की निरंतरता और इनके साथ होने वाले दूसरे ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य अभ्यास, जैसे वो टाइगर लाइटनिंग 25। हाँ, जैसे टाइगर लाइटनिंग 25 जो जुलाई के अंत में हुआ था। वो एक विशुद्ध युद्ध अभ्यास था। उसमें बांग्लादेशी सेना और अमेरिकी सेना ने मिलकर आक्रामक और रक्षात्मक रणनीतियों का अभ्यास किया। ये सीधा सैन्य गठजोड़ बनाने की दिशा में एक कदम है। तो असल चिंता मानवीय सहायता की आड़ में बढ़ते सैन्य सहयोग से है और अमेरिका का बांग्लादेश को रणनीतिक रूप से महत्व देने से है, जैसे वो पाकिस्तान को देता रहा है। हाँ, खतरा इसी पैटर्न में है। जब अमेरिका किसी देश को इस तरह का रणनीतिक साझेदार बनाता है जैसा उसने दशकों तक पाकिस्तान के साथ किया, तो ये उस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। इससे बांग्लादेश को भारत के प्रति शायद ज्यादा मुखर होने का या अपनी बात मनवाने का आत्मविश्वास मिल सकता है। एक पैटर्न साफ दिखता है। बाहरी शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, लगातार भारत के पड़ोसियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। हाँ, ये तो है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अब बांग्लादेश, इन सभी देशों में कभी चीन का प्रभाव बढ़ता है तो कभी अमेरिका का। ये भारत के लिए अपनी पड़ोस प्रथम नीति को बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में लगातार चुनौतियां खड़ी करता है।
यानी संक्षेप में कहें तो बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को सिर्फ एक अलग थलग सैन्य अभ्यास के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये अमेरिका बांग्लादेश के बदलते रिश्तों, अमेरिका की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति, चीन के साथ उसकी बढ़ती प्रतिद्वंदिता, रेयर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ और इस क्षेत्र की बेहद जटिल भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खासकर भारत के सामरिक हितों के लिए। उत्तर पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी, बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन और भारत के पड़ोस में बाहरी शक्तियों की बढ़ती दखलांदाजी, ये सब पहलू इस घटनाक्रम से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि कैसे व्यापार घाटे को कम करने की आर्थिक कोशिशें, सैन्य ठिकाने हासिल करने की रणनीतिक चाहत, चीन को घेरने की वैश्विक महत्वाकांक्षा और भारत के पड़ोसियों पर प्रभाव डालने का प्रयास, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। ये इस बात का भी एक उदाहरण है कि कैसी वैश्विक शतरंज की बिसात पर छोटे देशों का इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी अपने हितों के लिए करते हैं और कैसे इसका असर फिर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। सही। बांग्लादेश के भीतर भी इस अमेरिकी मौजूदगी को लेकर अलग अलग राय हो सकती हैं, हालांकि मौजूदा सरकार शायद इसका स्वागत कर रही हो। सही कहा। और ये घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है। व्यापार, रणनीति, संसाधन और बड़ी शक्तियों की जो एक खींचतान है, वो अब भारत के दरवाजे पर, हमारे सबसे करीबी पड़ोस में हो रही है। हाँ बिल्कुल, हमारे पड़ोस में। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो इस लगातार बदलते और जटिल होते क्षेत्रीय परिदृश्य में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, अपनी स्वायत्तता कैसे बनाए रखे और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता में सकारात्मक योगदान कैसे दें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। सही कहा। और जिस पर निरंतर मंथन और बहुत ही सदी हुई कूटनीति की जरूरत होगी।